हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी यूनिट 3 बिजनेस स्टडीज़ की सुपर रिवीजन करेंगे, जिसमें हम विद इन 10 to 15 मिनट्स अपना सारा का सारा यूनिट फटाफट से कवर अप कर लेंगे। तो जल्दी से हम इसको रिवीजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम हमारे जो बिजनेस है वो सर्वाइवल एंड ग्रोथ अच्छे से कर सके। तो व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट? द बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के काम करने के ऊपर फ़र्क आता है, बट वो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। तो उसके बाद देखते हैं थ्रेट्स क्या होते हैं। थ्रेट्स होती है नेगेटिव चेंजेस, जिससे कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस ख़राब होएगी, और अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होएगी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि वो इन्वायरमेंट जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है और जिससे बिजनेस की वर्किंग के ऊपर इफेक्ट आता है। तो द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है कि ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये जो बाहर है, बिजनेस की पहुंच के बाहर है, बिजनेस इन्हें चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये स्पेसिफिक होती है और जर्नल होती है। या तो ये एक फर्म पे इफेक्ट पाएगी या पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पाएगी। आगे इंटर रिलेटेड होती है कि एक पॉलिसी में चेंज आने की वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इस वजह से इंटर रिलेटेडनेस होती है। डायनामिक होती है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें चेंजेस आते हैं। अनसर्टेन होती है, हम जानते नहीं है कि कब कौन सा चेंज कैसे आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी स्टडी मुश्किल होती है। रिलेटिव होती है। आगे हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने की इंपॉर्टेंस क्यों है, कि ये जरूरी क्यों है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करें। तो फर्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जिस पर्सन को ये पता होता है कि आगे फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज़ या ये थ्रेट्स आएंगे, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाती है अगर वो उन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर लेती है। और उसके बाद है वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल ये जब है कि जब हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में ये दिक्कत आने वाली है और हम उस दिक्कत को टैकल करने के लिए पहले ही सेफ्टी मेजर्स ले लेते हैं। हमारे रिसोर्सेज की बचत करने में ये हेल्प करती है रैपिड चेंजेस को फेस करने के लिए। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में भी मदद करती है। उसकी हेल्प से हम अच्छी पॉलिसीज़ एंड फॉर्म कर लेते हैं। जब हमें पता चलता है कि आगे ये सारे चेंजेस आएंगे, तो उस हिसाब से हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं। आगे हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। हम सोच समझ के स्टेप लेंगे तो उससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होएगी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल चीज़ें होती हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। और जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं वो आएंगी इंटरनल में, और जो बाहर की चीज़ें उस पर इफेक्ट डालती हैं वो आएंगी सारी की सारी एक्सटर्नल में। तो आगे आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि बिजनेस इन्वायरमेंट, ऐसा कहा जाता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इंटरनल है और एक्सटर्नल दोनों है, बट इन रियलिटी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स ही आते हैं, जो कि पूरी तरह से हमारी कंट्रोल के बाहर होती हैं। क्योंकि जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्रोल में होते हैं। तो अब देखते हैं जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक है हमारी मैक्रो इन्वायरमेंट और दूसरी है हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट। तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर, सप्लायर वगैरह आते हैं, और मैक्रो के अंदर हमारी मेन जो हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो हम देखते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट वो है जो कि बिजनेस के अंदर होती है और उसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए, प्रोडक्शन की कैपेसिटी आ गई, MIS आ गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन वगैरह आ गई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ गया, पॉलिसीज आ गई बिजनेस की, प्रोडक्शन के मेथड्स आ गए, पार्टिसिपेशन आ गई, मैनेजमेंट की एटीट्यूड आ गया, क्या कहते हैं मैनेजरल का, एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे जो कि चीज़ें बिजनेस के अंदर की हैं वो आती हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो है जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो इन्वायरमेंट आती है। इट रेफर्स टू दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्री यूनिट डिफरेंटली। तो इसके अंदर हमारे कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, हमारे पब्लिक आ जाएगी, मार्केट इंटरमीडिएरीज आ जाएंगी। कस्टमर्स की वजह से भी हमारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है कि एक टाइम में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाती है, उन चीज़ों की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। आगे सप्लायर ने अगर हमें सप्लाई करनी बंद कर दी तो उसकी वजह से भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होएंगी, ये भी हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है। उसके आगे आ जाता है कॉम्पिटिटर्स की, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू कंपनी लॉन्च हो गई है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो वो भी हमारे लिए एक्सक्यूज़ मी,
थ्रेट बन जाएगा। उसके बाद पब्लिक आ जाती है कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल अगर मीडिया में ये आ जाता है कि ये XYZ कंपनी जो है ये बहुत ही बुरी कंपनी है और इसके अंदर करप्शन वगैरह होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है उस चीज़ को लेकर। आगे मार्केट इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारा डिस्टेंस कम करते हैं एजेंट और प्रोडक्ट के बीच का, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है और एजेंट का रूप में काम करते हैं और हमारे जो मैन्युफैक्चरर और जो हमारे कस्टमर है उसके बीच में काम करते हैं। आगे हमारी आ गई मैक्रो इन्वायरमेंट, जिसको हम जर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि all those external factors which is distant relation with business and influence all business unit of the business। तो इसके अंदर सबसे पहले 5 फैक्टर्स आते हैं। एक है हमारी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, कैपिटलिस्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स के कंट्रोल में होती हैं, मिक्स्ड के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ के कंट्रोल में चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आ गई इसके अंदर। उसके बाद हमारी आ गई इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ कैसी हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ कैसी हैं। उसके बाद इकोनॉमी की कंडीशन की लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, बैंक्स का नेशनल इनकम वगैरह क्या चल रही है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारी बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा ही आता है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होएगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि रेट्स का एकदम हाई हो जाना। इससे अराइज इन द इनकम ऑफ द पीपल लेट्स टू बी इंक्रीज इन द डिमांड और वाइसा वर्सा। अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर लोगों की इनकम कम हो जाएगी, जब उन पे पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड भी कैसे करेंगे। आगे हमारा आ गया सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारे ट्रेड्स आ जाएंगे, फैशन, विशेस, हॉब्स, ये सारा कुछ आ जाएगा जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर हमारे मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिशन कि हमारा कल्चर क्या है, दिवाली ईद वगैरह हो गया। वैल्यूज़ की हम इक्वालिटी, फ्रीडम वगैरह जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह होती हैं। सोशल ट्रेंड आ गया जिसके अंदर फिटनेस वगैरह आ गया कि आज इस चीज़ का जैसे होता है ना कि ट्रेंड में चल रही है जी वो चीज़, तो उसके हिसाब से हमारी जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या है, जब लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स हैं, जैसे इंडिया में फेस्टिवल सीजन होता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। आके अगर लोगों को फ्रीडम है चूज़ करने की तो वो मार्केट में उसके हिसाब से चीज़ें चूज़ करेंगे। सोशल जस्टिस आ गया कि अगर लोगों को पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इस सब चीज़ों का पता है तो वो बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। आगे आ गया हेल्थ एंड फिटनेस का, जैसे ट्रेंड आ गया तो उससे जिम्स वगैरह की वैल्यूएशन बढ़ गई, ये सब चीज़ें। टेक्नोलॉजी का आता है, इट इन्वॉल्व्स इनोवेशन रिलेटेड टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ की। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें उस टेक्नोलॉजी में ढलना होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ न्यू वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। आगे इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे टेलीविजन की वजह से सिनेमा वगैरह जो है हमारे और रेडियोज़ वगैरह है इस पर इम्पैक्ट आया, और फोटोस्टेट मशीनरी की वजह से कार्बन कॉपीज बंद हो गई मार्केट के अंदर आनी, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट आ जाता है। आगे हमारी है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कि कौन सी सरकार हमारे देश के ऊपर राज कर रही है, उसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके एलिमेंट आ गए, पीस आ गया। उसके बाद एटीट्यूड गवर्नमेंट का बिजनेस को लेकर क्या है, लो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट है, संगठन वो गठबंधन है या एक ही पार्टी है, कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें आ गई। आगे हमारी लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द एक्ट्स कि जो भी हमारे देश के अंदर एक्ट्स पास हुए हैं, जो भी सरकारी जजमेंट्स होती हैं, कोर्ट के डिसीजन होते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है कि एक एक्ट लेजिस्लेशन ने पास कर दिया वो इसके एलिमेंट हो गए, कमीशन या एजेंसीज ने डिसीजन ले लिए, कोर्ट की कोई जजमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आगे है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन कि ये क्या हुआ था। आप सबको पता है कि नोटबंदी का क्या सीन था। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट हमारे देश के अंदर बंद कर दिए गए थे और सरकार ने ये कहा था कि बैंक्स में जाएं और जल्द से जल्द जाकर अपनी जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कराएं, क्योंकि अब उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। 500 और 1000 के नोट जो है वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, उनसे आप सेल परचेज नहीं कर सकते।
तो उनकी जो लीगल टेंडर की जो मान्यता है वो जब चली जाती है तो उसका मतलब जब हम एक हमारी करेंसी है उसकी लीगल मान्यता ले लेते हैं तो उसका मतलब होता है नोटबंदी होना या डिमोनेटाइजेशन होना। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार किसी चीज़ को मान्यता नहीं देती वो एक कागज का पीस ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब तक 2000 नोट को मान्यता नहीं दी गई तो 2000 नोट जो 2000 का नोट है वो एक कागज का पीस ही था। तो लोगों को ये कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी जाएं अपने नोटों को बदलवा लें। ये काम क्यों किया गया था कि जो देश के अंदर काला धन है उसको निकाला जा सके बाहर। अब जो हमारे 500 और 1000 के नोट थे वो हमारे पूरी देश में जो करेंसी थी उसका 86.9% थे और जो बचे हुए नोट थे वो 13.1% थे। तो आगे देखते हैं फीचर्स क्या है डिमोनेटाइजेशन के, कि इसको करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ। इसके फीचर्स क्या है, टैक्स हो गए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, कि लोगों के पास जो कैश था उनको वो जब उनको वो कैश की वैल्यूएशन ही ज़ीरो हो गई है तो अगर वो अपने पास रखेंगे तो उसकी वैल्यूएशन ज़ीरो रहेगी। बट अगर वो सरेंडर कर देंगे सरकार के पास जाकर बैंक्स में उन पैसों को सबमिट करा देंगे और थोड़ी सी अमाउंट में उसका वो टैक्स भर देंगे तो उससे उनको कुछ वैल्यूएशन तो मिलेगी ना। तो इससे सरकार को टैक्स कलेक्ट हुआ, टैक्स एवर्जन के ऊपर कंट्रोल आया। कि जब टैक्स एवर्जन का मतलब होता है इलीगली जब हम अवॉइड करते हैं टैक्स की पेमेंट्स को, उसका हुआ कैंसलेशन, सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कैशलेस पेमेंट्स होनी शुरू हो गई। तो इन सब से क्या हुआ, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैश ट्रांजैक्शन में डिक्लाइन आया, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स। आगे पब्लिक सेक्टर पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमने डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट कर दिया, प्राइस हमारे डिक्लाइन हो गए थे। एंड राइज इन टैक्स कलेक्शन, एज यू नो इन हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इंक्रीज हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज एलपीजी पॉलिसीज ऑफ इंडिया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम छूट दे देते हैं, कि हम जब लिबरल हो जाते हैं, लोगों को ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं आराम से काम करो। तो इसके अंदर क्या चीज़ आती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, टू डू अवे द नेसेसिटी ऑफ हैविंग लाइसेंस। जैसे सरकार लिबरल होगी कि कोई बात नहीं आप लाइसेंस ना लो, आपको एक काम करना है तो उसके लिए अब आपको लाइसेंस की नीड नहीं है। फ्रीडम ऑफ डिटरमाइनिंग, कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं अब आप वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, इस चीज़ का फ्रीडम दे दिया गया था। रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई थी कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप आराम से ले जा सकते हो। फ्रीडम दे दिया गया था कि आप अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते हो, अब सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स डिक्लाइन कर दिया कि लोग अच्छे से अपना काम कर सके। अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कि जो अब ऑर्गेनाइजेशंस है वो सरकार के अंडर नहीं है, प्राइवेट लोग उनको चलाएंगे। तो इस टाइम हमारे देश के अंदर जो पब्लिक सेक्टर जिनके ऊपर पब्लिक वो सरकार के अंडर हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो उसके अंदर हमारी आती है रेलवे एंड एक होती है हमारी एटॉमिक एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है तो वो सिर्फ दो हैं। एक हमारी है रेलवे लाइंस की, क्योंकि सारे देश में जो रेलवे है वो सरकार ही चलाती है, और दूसरी हमारी है एटॉमिक एनर्जी की। इसीलिए आज तक रेलवे की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई एज कंपेयर हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह जितनी डेवलप हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि वो प्राइवेटाइज्ड हैं और वो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फिजिकल बर्डन कम कर देना, साइज जो है गवर्नमेंट मशीनरी का वो रिड्यूस कर देना, इनकम। इससे हमारा क्या होएगा, जब प्राइवेट सेक्टर्स है वो अच्छे से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, हाई क्वालिटीज देते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होएगा, सब कुछ इंक्रीज होएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को इन्वाइट करना हमारी इकोनॉमी में, कि आइए अब आप हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कीजिए, बिजनेस कीजिए। उससे क्या होगा, हमारा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होगा, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी जब कंपनीज आएंगी वो अच्छी लेवल की टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आएंगी, लोग दूसरी कंट्री के आएंगे जिनके पास नॉलेज होएंगी, ये सारी चीज़ें होएंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इन इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, इसके पीछे सरकार की सोच क्या थी, कि मॉडर्न इंडस्ट्री हो जाए, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट होए, इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, एलिमिनेट हो अनप्रोडक्टिविटी, हमारा जो प्रॉफिट्स हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंक्रीज हो, डेफिसिट से हम बच सकें। तो मेजर स्टेप्स उसके अंदर क्या लिए गए, न्यू इंडस्ट्रियल मेजर स्टेप्स क्या थे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ फॉर्म करी गई, न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ फॉर्म करी गई, कि आप जो फॉरेन के साथ ट्रेड्स हैं वो अच्छे से कर सके। फिजिकल रिफॉर्म्स लिए गए जिसके अंदर हमारे जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ा। मॉनेटरी रिफॉर्म लिए गए, जो हमारी आरबीआई है उन्होंने रेट को अप डाउन कर दिया, रेट को कम कर दिया। उसके बाद कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन करी गई, कि आप अब शेयर्स को इशू मार्केट में अच्छे से कर सकते हैं।
और डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल किया गया, जो है हैव स्टेप टू रिमूव द प्राइस कंट्रोल इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट, हैव टेकन द, जो प्राइस कंट्रोल है उससे स्टेप बैक कर लिया। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इन सब चीज़ों का, कंपटीशन हमारा इंक्रीज हो गया, जब बाहर की कंपनीज आएंगी हमें उनसे compete करना पड़ेगा तो हमारी कंपटीशन इंक्रीज हो गया। जब कस्टमर्स को ज़्यादा नॉलेज होएगी तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होएगी, जब बाहर की कंपनीज आएंगी तो न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आएंगी डेवलप्ड कंट्रीज से, तो हमारे को टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, चेंज की हमें आवश्यकता, हमारे देश की जो डोमेस्टिक कंपनीज है उन्हें चेंज की आवश्यकता की जरूरत पड़ी, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ी जो कि उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर सके, एजुकेटेड हो, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया कि अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले मार्केट की स्टडी करके बनने शुरू हो गए, और बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर भी लॉस हो गया। तो इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े वो हमने देख लिए हैं। उसके अंदर आते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिड्यूस हो गई, जब सारे सेक्टर प्राइवेट हो जाएंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिड्यूस हो गई, इंक्रीज हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ गई, रेट ग्रोथ इंक्रीज होने लगी क्योंकि सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गई थी, जो फ्रीडम है मैनेजमेंट का वो इंक्रीज हो गया। तो आगे वो कह रहे हैं कि मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंज आता है क्या मैनेजर को उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चेंज आएगा, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, सप्लायर में चेंज आ गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, लीगल फॉर्मेशन में, इन सब चीज़ों में जब चेंज आता है तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आता है। तो अगर अब मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, अगर एक कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहती है तो इट इज़ वेरी असेंशियल कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी की जा सके, क्योंकि अगर एक कंपनी को यही नहीं पता होगा कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे तो वो उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और अगर इन्वायरमेंट की स्टडी करके सोच समझ के स्टेप लिए जाएंगे, पॉलिसीज फॉर्म की जाएंगी, तो वो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एग्जिस्ट करेगी और ग्रो करेगी। तो इसी के एग्जांपल में निरमा कंपनी ने मार्केट की स्टडी करी और उनको पता चला कि हमारा ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसी नाम पे उन्होंने पहले वॉशिंग शॉप लॉन्च करे, फिर उसके बाद साथ ही उन्होंने टॉयलेट शॉप्स भी लॉन्च कर दिए मार्केट में, जिससे कि उन्होंने एनालाइज करा, उन्होंने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट है, तो उन्होंने इन चीज़ों को लॉन्च करा जिससे कि उन्हें बेनिफिट हुआ। ऑन द अदर हैंड जो वो राइवल कंपनीज है उनके लिए वो एक डेंजर बन गई, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं करी एनवायरनमेंट की, तो उनसे राइवल कंपनीज को दिक्कत आने लगी। तो राइवल कंपनीज ने फिर उनकी नकल कर फिर एनालिसिस कर गोदरेज ने विगल्स शॉप को लॉन्च करा और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ब्रीज को लॉन्च करा। तो अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो दिस इज़ द यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट। तो गाइज अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ कमेंट कर बताना कि आपको कैसा लगा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। या आपको एग्जाम टाइम या फिर आपको जब फटाफट से सारे टॉपिक्स रिकॉल करने हो, या आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।